Good afternoon, dear students. I hope you are studying well at home. As we also taking our lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents, please cooperative management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. We are going to learn history, lesson number 3rd, standard 8. Third lesson name is effect of a British rule. Yesterday and yesterday before, few videos completed. Today new point start. Today's point name is consequence of new law revenue system. पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 पे देखो, consequence of new law, new land revenue system. Open your textbook, look at the textbook and listen carefully. First of all, today's date and standard. Standard 8, date 22 August 2020. Subject history. Lesson number 3rd. Effects of British rule. British rule. Look at the textbook and listen carefully. Page number 12. Consequence of new लैंड रेवेन्यू सिस्टम. इसके पहले हमने देखा था कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, तो कैसे ब्रिटिश ने क्या क्या किया था, कैसे जुल्म किए थे इंडियन के फार्मर के ऊपर, कैसे टैक्स वो उनसे लेते थे. अब उससे अभी न्यू लैंड रेवेन्यू कैसा है उसके बारे में हम देखते हैं. देयर वर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल लाइफ. अब ये रूरल लाइफ के लिए उन्होंने ये सिस्टम बनाया था. For payment of a tax, Indian farmers started selling the crop at whatever price it received. The merchant and the broker started purchasing their goods at a minimum rate. At certain times, the farmer had to mortgage his land to the money lender for arrangement of money to pay the tax. अब देखो यहाँ पर उन्हें क्या करना पड़ता था, टैक्स पे करना था. कि ब्रिटिश के रूल में एक फिक्स टैक्स बनाया था. तो ऐसा टैक्स था वो कि फार्मर के पास पैसा रहो या मत रहो, उनके खेतों में क्रॉप आओ या मत आओ, तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं था उससे. उनका फिक्स टैक्स था, वो उन्हें देना ही पड़ता था. फिर वो कैसे भी करके या लोन निकालो या किसी बैंक से किसी से पैसा लो, कुछ भी करो, मगर वो ब्रिटिश का उन्हें जो लोन है वो देना पड़ता था. फार्मर बिकेम बैंकक्रप्ट इन केस ऑफ नॉन रिपेमेंट्स ऑफ अ लोन. द फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड. द फार्मर वाज एक्सप्लॉइटेड बाय द गवर्नमेंट, जमींदार, मनी लेंडर एंड मर्चेंट. तो फिर ये फार्मर क्या करते थे, जमींदार से कुछ पैसा लेते थे, फिर जमींदार से बैंक से पैसा लेते थे और ब्रिटिश के लोगों को देते थे, लोन से लेते थे. फिर वो लोन अगर वो वापस नहीं दे पाए तो उनकी जो भी लैंड है वो जमींदार ले लेते थे या बैंक के थ्रू गवर्नमेंट ले लेता था. गवर्नमेंट कौन था, फिर ब्रिटिश ही था. वही उनकी जो भी लैंड है वो हड़प कर लेता था, वो उनके कब्जे में कर लेता था, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स बढ़ता ही जाता था. जब वो टैक्स नहीं भर पाते थे तो उनका लैंड ही ब्रिटिश ले लेते थे. तो ऐसे जुल्म करने का काम कौन करते थे, ये ब्रिटिश लोग करते थे. उनका एक फिक्स रेट वाला टैक्स था, तो टैक्स वो कंपलसरी हो फार्मर लोग को भरना ही पड़ता था.
फिर फैमिन रहो, कुछ भी रहो, और कुछ बारिश हो या मत हो, क्रॉप हो या मत हो, तो उन्हें जितना उनका टैक्स है वो देना ही पड़ता था। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नेक्स्ट पॉइंट पेज नंबर 13 पे चलो। Initially, food grains were cultivated by a farmer. It used to fulfill their domestic needs as well as the need of the village. अब देखो कि यहाँ पर कल्टिवेटेड बाय द फार्मर, फूड ग्रेन वेयर कल्टिवेटेड, वो फार्मर क्या करते थे पहले फूड ग्रेन लेते थे, कल्टिवेटेड के बाद ऐसा लेने का काम करते हैं। यूज ऑफ फुलफिल देयर द डोमेस्टिक नीड एज वेल एज द नीड ऑफ अ विलेज, विलेज के लोगों की जो उनकी जरूरत थी वैसा ही वो फूड फार्मर अपने खेतों में लेते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मोर encouragement to the cash crop like cotton, indigo, tobacco, tea, etc. मगर ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे वहाँ पर आया, फिर उन्होंने क्या किया, वो फूड ग्रेन वाला उनका जो क्रॉप है वो लेना उन्हें बंद करने के लिए बताया। और कौन सा क्रॉप लेने के लिए कहा? कैश क्रॉप। कैश क्रॉप किसे कहा था? जो खाने के लिए काम नहीं आता है उसको कैश क्रॉप कहा जाता है। कैश क्रॉप कौन से होते हैं? कॉटन होता है, इंडिगो होता है, टोबैको होता है, टी होते हैं। ऐसे जो क्रॉप है ये लेने के लिए कहा। उससे खाने के लिए वो मिलता था क्या? नहीं, उससे सिर्फ पैसा मिलता था। और ये ब्रिटिश लोगों ने जुल्म जबरदस्ती से उन्हें ये लेने के लिए कहा, उनके ऊपर जुल्म किया और तुम्हें यही लेना पड़ेगा, जो ब्रिटिश बोलते थे वही उन्हें लेना पड़ता था। और वो क्रॉप उन्होंने लेने का स्टार्ट किया। फिर वो ब्रिटिश क्या करते थे, इंडियन लोगों से कम पैसा में लेते थे और बाहर के कंट्री में ले जाके उसको ज़्यादा पैसा में बेचते थे। तो ऐसा उन्होंने इंडियन लोगों के साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश लोगों ने, फार्मर के साथ। फिर अभी भी देखो ये टी जो है ये आसाम, केरल, इस पार्ट में देखो अभी भी लेते हैं, वो ब्रिटिश के टाइम पे आया वाला टी है। अभी भी उनका क्रॉप हमारे इंडिया में कोई प्लेस पर अभी भी लेते हैं। The process of giving stress on cultivation of a profit-giving cash crop instead of a food grain is known as the commercialization of agriculture. तो ये commercialization agriculture किसे कहते हैं? जो कैश क्रॉप से रिलेटेड होते हैं उसे कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। तो ये कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर करने का काम किसने किया था? ब्रिटिश लोगों ने किया। उन्होंने इंडियन फार्मर को ऐसे क्रॉप लेने के लिए कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है फेमिन। फेमिन मतलब जब सूखा हो जाता, जब बारिश नहीं होती है, उस सीजन को फेमिन कहते हैं। अभी फेमिन क्या होता है? फ्रॉम 1860 to 19, Indian faced great famine but the British rule and did not take much effort to overcome it. Similarly, not much expenditure was made on a provisions of water supply. Expenditure मतलब खर्च करना पड़ता था। ओके, ये कोई खर्च नहीं करते थे। जो भी फूड ग्रेन होता था, फूड ग्रेन के ऊपर, वाटर सप्लाई के ऊपर, इंडियन लोगों की जो भी फैसिलिटी चाहिए उसके ऊपर एक्सपेंडिचर करने का काम ब्रिटिश लोग नहीं करते थे। और ये फैमिन कौन से पीरियड में था? 1860 to 19, इन पीरियड में ये ब्रिटिश का रूल चलता था। उसके ऊपर वो कुछ भी ये सिमिलरली नॉट मच एक्सपेंडिचर वाज मेड बाय प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के लिए कुछ वो एक्सपेंडिचर नहीं करते थे, फूड के लिए भी कुछ एक्सपेंडिचर नहीं करते थे। तो ये फेमिन को फेस करने का काम इंडियन लोगों को करना पड़ा। भूख से लोग मर जाते थे, बहुत सारे लोग भूख से मर गए थे क्योंकि फूड ही नहीं था इंडिया में, और फूड के क्रॉप ब्रिटिश लोग इंडियन फार्मर को नहीं लेने देते थे। इसलिए ये इंडियन के फार्मर या इंडियन लोगों के बुरे हालत हो गए थे ब्रिटिश के लोग। नेक्स्ट वाला है डेवलपमेंट इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अब देखो उन्होंने क्या करने का काम किया? ट्रांसपोर्ट को डेवलपमेंट करने का काम किया और कम्युनिकेशन सिस्टम क्यों किया? अब उन्हें ट्रांसपोर्ट चाहिए था। इंडिया का जो भी क्रॉप है, इंडिया का जो भी माल है वो ब्रिटेन में ले जाने के लिए उन्हें क्या चाहिए था? ट्रांसपोर्ट चाहिए था, रेलवे चाहिए थी। बस से ज़्यादा नहीं ले जा सकते थे, इसलिए उन्होंने ट्रेन स्टार्ट की। कम्युनिकेशन क्यों स्टार्ट किया? अगर उन्हें कोई मिलिट्री वहाँ से बुलाना है, कोई यहाँ पर अगर कोई हालत बिगड़ गई तो तुरंत उधर कॉल करके या टेलीग्राफ करके, टेलीग्राफ होता था पहले ज़माने में, उस समय टेलीग्राफ जैसे मैसेज होता है उस टाइप का होता था, तो वो टाइप करके वो क्या करते थे? तुरंत उधर के मिलिट्री को बुलाने के लिए, ये उनकी सुविधा के लिए सब बना रहे थे। मगर हमें क्या लग रहा था? ये हमारे काम के लिए कर रहे हैं, हमारे काम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। जो भी उन्होंने ट्रेन स्टार्ट की थी ये किस लिए की थी? इंडिया का जो भी गुड्स है वो
उनके कंट्री में ट्रांसफर करने के लिए, सी पोर्ट की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने ये ट्रेन स्टार्ट की थी। और उसका फायदा फिर इंडियन लोगों को भी हुआ था, मगर ज़्यादा फायदा किनको था? ब्रिटिश लोगों का। चलो देखते फिर हम। फॉर इंक्रीज इन द ट्रेड एंड द कन्वेंशंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द ब्रिटिश डेवलपमेंट मॉडर्न फैसिलिटीज, उन्होंने मॉडर्न फैसिलिटीज स्टार्ट की थी, लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडिया। ट्रांसपोर्ट भी स्टार्ट किया और कम्युनिकेशन भी स्टार्ट किया। इन 1503 फर्स्ट रेलवे रैन ऑन रोड ऑफ मुंबई टू ठाणे। तो सबसे फर्स्ट रेलवे इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी? तो 1853 में। और कौन से रूट के ऊपर वो सबसे पहले वहां से रैन किया था उसने? तो मुंबई टू ठाणे, ये याद रखो, मुंबई टू ठाणे सबसे पहले। जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, ओके। और ये आपके लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, मैच द पेयर के लिए और चूज द करेक्ट ऑप्शन, वन वर्ड क्वेश्चन के लिए भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी? तो 1853, ये याद रखो। तो 1853 में रेलवे स्टार्ट हुई थी। कहाँ से कहाँ है? मुंबई, मुंबई टू ठाणे, मुंबई टू ठाणे, ओके। इसके ऊपर ये फर्स्ट ट्रेन रैन हुई थी 1853। Yes, British started and telegraph system in India। और टेलीग्राफ सिस्टम मैंने कहा जैसे कि हम मोबाइल में मैसेज टाइप करके भेजते हैं, वैसा तो टेलीग्राफ सिस्टम पहले था, अभी नहीं हो, पहले के ज़माने में था। क्योंकि अब वहाँ पर जैसे भी हम पोस्ट लेटर भेजते तो लेटर भेजने के लिए बहुत समय लगता था, इसलिए अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, ब्रिटेन से कुछ ऑफिसर बुलाना है या ब्रिटेन में कुछ मिलिट्री बुलाना है, ब्रिटेन के लोगों को जानकारी देना है, तो इसलिए ब्रिटेन लोगों ने क्या किया था? टेलीग्राफ स्टार्ट किया था। तुरंत वहाँ पर शॉर्ट मैसेज आता था, शॉर्ट मैसेज वहाँ पर उनके पास पहुँच जाता था, फिर उसके थ्रू तुरंत वो इंडिया में आ जाते थे। तो ये उनके सुविधा के लिए उन्होंने क्या किया था? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम स्टार्ट की थी। Due to it, all the cities and military stations got connected to one another similarly. The British also started the postal system। और उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट किया था? पोस्टल सिस्टम भी स्टार्ट किया था। नीचे देखो, यहाँ पर एक पिक्चर बताया वाला है, यहाँ पर देखो ये पुल ऐसा है रेलवे का। यहाँ पर देखो मुंबई ठाणे रेलवे 1853 में स्टार्ट हुई थी, ओके। Due to all this development, there was long-term impact on the social life of the Indians। और देखो इसका एक डेवलपमेंट इंडियन को भी मिल रहा था। इंडियन लोग भी ये ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे थे। उन्हें अगर कोलकाता से मुंबई आना है, मुंबई से दिल्ली जाना है, तो ये ट्रेन से ट्रैवल करने लगे थे। और फिर वो इंडियन लोगों को समझ में आने लगा था कि इंडियन कल्चर सब सेम है, मुंबई में भी वैसा है, दिल्ली में वैसा है। फिर एक दूसरे से क्या होने लगे थे? इस ट्रेन की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट होने लगे थे। इंडियन कल्चर उन्हें समझ में आने लगा था इंडियन लोगों को, क्योंकि उनका ट्रैवल ही नहीं हो रहा था, इसलिए फिर इसको इंडिया को भी बेनिफिट मिल रहा था। ड्यू टू दिस देयर वाज इंक्रीजिंग सेंस ऑफ यूनिटी अमंग देम। डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशन इंडस्ट्री इज इंडिया। अब देखो उन्होंने क्या किया था कि इंडिया में कैसे, इंडिया के इंडस्ट्री कैसे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी और उनकी मेड बनाई थी। उनकी इंडस्ट्री वहाँ पर इस्टेब्लिश कैसे किया था ब्रिटिश लोगों ने, ये देखते हैं इसमें आप। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑब्टेन हक टैक्सेस ऑन गुड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। देखो अभी देखो एक्सपोर्ट किसे कहा जाता है? जब इंडिया से हम कोई चीज दूसरी कंट्री को भेज रहे, हमारा गुड्स दूसरी कंट्री को भेज रहे, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। जब हम दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में कुछ ला रहे तो उसे इंपोर्ट कहा जाता है, ये याद रखो। और ये ज़्यादा टैक्स देने की जरूरत ही नहीं था ब्रिटिश लोगों को, क्योंकि वो इंडिया के ऊपर रूल करते थे। On the other hand, very less tax was imposed of good import from the England to India। तो इंडिया को ज़्यादा देते थे नहीं। Also the goods manufactured in England were machine made and hence there was maximum production as minimum cost। देखो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते थे और कम से कम रेट में इंडिया में लाकर बेचते थे, इसलिए फिर इंडिया के लोग क्या करते थे? जो अपने हाथों से जो भी काम बनाते थे वो उसका रेट ज़्यादा होता था। फिर इंडियन लोग क्या करते थे? इंग्लैंड का ही ज़्यादा खरीदते थे क्योंकि उसका रेट कम होता था। Okay, now stop lecture. We will meet next video.